नमस्कार, मैं हूँ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। इंडिगो में जो क्राइसिस हुआ है, वो आज उसका 9वां दिन है। भले ही इंडिगो ये दलील दे रहा कि हालात सामान्य हो चुके हैं, सामान्य होते जा रहे हैं और आज क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं 10 दिसंबर की तारीख है, एयरलाइंस ने ये आश्वासन दिया था कि 10 दिसंबर तक हालात सामान्य हो जाएँगे। लेकिन लगातार जो खबरें हैं निकल कर इंडिगो को लेकर सामने आ रही है। सिविल एविएशन मंत्री कह रहे हैं कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये जानबूझकर किया हुआ घटना है। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने सवालों की बॉम्बार्डिंग कर दी है। सवाल पे सवाल दागे हैं। आखिर ये होने कैसे दिया गया? हाउ जो एयरफेयर है उसको आसमान तक कैसे पहुँचने दिया गया? क्या सरकार को अंदेशा नहीं था? ये तमाम सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं। संसद में भी दोनों सदनों में नागरिक उड्डयन मंत्री का जवाब हुआ जब सदस्यों ने इसे लेकर सरकार से सफाई की माँग की। तो आज हम इसी पर फिर से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ द फेडरल देश के जुड़ चुके हैं मोहंती सर और उनसे हम समझेंगे इंडिगो की ये जो क्राइसिस है ये क्यों पैदा हुआ, इस लेवल तक इस क्राइसिस को आने के लिए सरकार ने इसको रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए और ये क्या वाकई में अपने आप हुआ या ये कराया गया या किया गया। इन तमाम तथ्यों पे इनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर, मोहंती सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। और एक बार फिर से हम इंडिगो को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त टिप्पणी से। आपको ध्यान होगा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार तो इस दिशा में कार्रवाई कर रही है, उसने स्टेप उठा लिए हैं, अभी हमारा इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने तो सरकार से सख्त सवाल किए हैं। बिल्कुल। और सही सवाल किए। जो 2 बड़े मुद्दे थे, जैसे आपने कहा कि ये क्राइसिस होने कैसे दिया गया, और दूसरा ये जो प्रेडेटरी प्राइसिंग है, दूसरे एयरलाइंस जो 40,000 50,000 तक अपने किराया बढ़ाया, तो ये क्या हुआ? क्यों होने दिया गया? तो अगर हम क्राइसिस की बात करें तो हाँ, ये क्राइसिस तो होने दिया गया है। अब ये जो पायलट या क्रू के सेफ्टी के मेजर्स थे, मतलब उनको हर हफ्ते सोने के लिए जो रेस्ट का जो टाइम होता है, वो 36 घंटे से 48 घंटा करना, या नाइट लैंडिंग जो है वो 5, 6 से 2 पर लेके आना। तो इसकी गाइडलाइन जो है, वो ये जो लेटेस्ट वाली गाइडलाइन है, तो ये जनवरी 8 2014 24 को इश्यू हुआ था। तो मतलब लगभग 1 साल हो गए। और फिर ये मई या जून में लागू होना था, और फिर कुछ लोग चले गए कोर्ट में, तो फिर वो बाद में आगे बढ़ता गया उसका डेडलाइन, और फाइनली ये हुआ कि नवंबर 1 से ये लागू होगा। अ, अब आप देखिए कि नवंबर 1 से लेके दिसंबर 1 तक जो रेगुलेटर है, डीजीसीए, वो सोते रहे, और 1 तारीख को उन्होंने फिर कहा कि अब आप 1 महीना तो लेट हो ही चुका है, अब आप इम्प्लीमेंट कीजिए, और उसके बाद से इंडिगो ने अपने फ्लाइट्स को काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया। तो उनके पास तो 1 साल का समय स था। 2 साल 2 2 साल साल का लगभग समय। 2 साल का समय था। इन्होंने किया नहीं, दूसरे लोगों ने किया। एयर इंडिया जो नंबर 2 पे है, एयर इंडिया, और उसके जो विस्तारा तो मर्ज हो चुका है, और एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो इन लोगों ने तो कर लिया। और एयर इंडिया पे मैं देख रहा था कि मार्च 2024 में 80 लाख का जुर्माना लगाया था डीजीसीए ने, कि वो ये जो सेफ्टी नॉर्म वाले हैं उसको ना इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो चाहते तो डीजीसीए पे भी इंडिगो पे इंडिगो भी पर कर भी लगा सकते थे। सकते थे। ओके। और 2 साल का समय कोई कम नहीं होता है ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और डीजीसीए ने उन पे उस तरह से सख्ती नहीं बरती जैसे कि एयर इंडिया के खिलाफ किया था। तो ऑब्वियसली गलती दोनों तरफ से है। सरकार की तरफ से भी और एयरलाइंस की तरफ से भी। बिल्कुल। और आपने ये भी देखा होगा सर, इस पे आप विस्तार से बताएँ कि इंडिगो ने हाल-फिलहाल में कई विमान के ऑर्डर दिए, एयरबस को स्पेशली। और लगातार कहा जा रहा था कि वो अपनी फ्लीट की संख्या बढ़ा रही है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को वो कैटर करने जा रही है। तो जब आप हवाई जहाज़ का ऑर्डर कर रहे हैं और आपने पायलट्स और क्रू मेंबर्स के हायरिंग पे फ्रीज़ कर रखा है।
हाँ, ये आप देखिए हर जगह यही एक माहौल बन गया है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कुछ दिन बल्कि कई सालों से चल रहा है लोकोमोटिव जो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर हैं, वो कह रहे हैं कि हमें समय नहीं मिलता है रेस्ट का। रेस्ट करने का। कंटिन्यूअसली हम काम कर रहे हैं, हमें फटीग होता है और इससे दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा था, सुनता ही नहीं है। और यही चीज़ इंडिगो के पायलट्स अब बता रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और आपने देखा कि लेबर कोड में है कि आप 8 घंटे से लेकर उसको बढ़ा के 12 घंटा कर दीजिए और कुछ कंडीशन में 16 घंटे तक कर दीजिए पर डे। तो हम तो मैक सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्कर्स को, जो कर्मचारी हैं, उनको जितना ज़्यादा हम काम ले सकें, चाहे उसका उनके स्वास्थ्य पे क्या असर हो या चाहे जैसे पायलट के केस में अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है या ट्रेन के केस में, उसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। एक प्रॉफ़िट मैक्सिमाइज़ेशन जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकें जो प्राइवेट इंडस्ट्री की तो मैं अ, इसी पे आपसे सवाल आ रहा था प्रॉफिट को लेकर। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा इंटरग्लोब एविएशन जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसके स्टॉक्स में अगर कोविड काल से अगर आप कंपेयर करें जिस समय कोविड भारत में आया था, उसने मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। और जितने एनालिस्ट को हम सुनते हैं इंडिगो को लेकर, उनके बड़े अच्छे पर्सपेक्टिव हैं कि उसके प्राइसेस को लेकर। और वो इसलिए कि एयरलाइंस मुनाफा बना रही थी, लेकिन इस मुनाफा बनाने के चक्कर में क्या जो यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, उनके सेफ्टी अपने एम्प्लॉयज़ के जो सहूलियतें, उसको नज़रअंदाज किया गया। केवल मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ही केंद्रित रहा क्या पूरी बात? हाँ, देखिए आप इसमें तो सवाल उठा ही नहीं सकते। आप किसी से भी बात कर लें, किसी इकोनॉमिस्ट से बात कर लें, किसी एक्सपर्ट से बात कर लेंगे, तो कहेंगे ये प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन है, उनका तो प्रॉफ़िट कमाना काम है, वो सोशल वर्क के लिए तो आए नहीं है और इसमें गलत क्या है? ये तर्क देते हैं कि वो तो प्रॉफ़िट कमाने के लिए ही आए हैं। तो ये सब हर किसी को पता है कि वो प्रॉफ़िट कमाने के लिए ही आए हैं, चाहे उसके लिए उनको कितने भी कहीं पे समझौता करना पड़े, वो सिर्फ़ अपने प्रॉफ़िट देखते हैं। ये है, अनफॉर्च्यूनेटली ये है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है ये अब मैं कुछ आंकड़े देख रहा था यूरोप और यूएस में क्या होता है। तो मैंने देखा कि यूएस के जो टॉप 3 एयरलाइन्स हैं, जो सबसे बड़े 3 एयरलाइन्स हैं, उनका एक का 21 है, दूसरे का 21 है, तीसरे का 20% है जो मार्केट शेयर। पैसेंजर जो कैरी करते हैं। ओके। हमारा इंडिगो का इसी साल जनवरी से सितंबर के बीच में जो डीजीसीए के डेटा है, वो बताती है कि 65% है और वो 2014 में 32% था। यूएस के का जो टॉप एयरलाइन्स है उसका 21 है मैक्सिमम। मैक्सिमम। और आप अगर यूरोप का देखें तो ये 8% से कम है। रैन एयर एयर जो है नंबर 1 उनका 7.9% है उसका शेयर। तो ये 31-32% से डबल, ऑलमोस्ट डबल कैसे हो गया 10-11 सालों में? एक तो कुछ एयरलाइंस बंद हो गए। मेन वजह तो वही है कि कई सारे जो थे। नहीं, वो बंद हुए तो सर एयर इंडिया बाकी एयरलाइंस क्यों नहीं फ्लरिश कर पाई? ये इंडिगो ही कैसे डबल मार्केट शेयर ले गए? अब एक तो देखिए कि एयर इंडिया की तो हालत ख़राब थी, आप जानते हैं उसका प्राइवेटाइज़ हुआ है। तो उससे पहले वो विस्तारा और इंडियन वो को ही चलाते थे। तो एक तो वो वजह रही है कि बहुत दिन तक एयर इंडिया के तो काफ़ी नुकसान बहुत भारी चलता रहा, उसकी हालत तो सदियों से मतलब कई दशकों से खराब थी। तो वो तो नहीं कर सकती थी, तो प्राइवेट प्लेयर्स तो चाहिए थे। लेकिन वो जो अब जो भी आए वो बंद हो गए और हाल-फिलहाल में सिर्फ़ आकाशा एयर ही तो आया है बिल्कुल। 2022 में, तो अभी वो एक शुरुआत का दौर है। तो ये अ मुश्किल ये है कि ये सब देखेगा कौन? तो जो मेरा रेगुलेटर है बिल्कुल। उसी की ज़िम्मेदारी है वो देखे
कि कंपटीशन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और ये सिर्फ एयरलाइंस में नहीं हो रहा है, ये टेलीकॉम में आपने देखा, बिल्कुल। आपने एयरपोर्ट्स में देखा, पोर्ट्स में देखा, सीमेंट में देखा, स्टील में देखा, टायर में देखा, माइनिंग में देख रहे हैं, थर्मल प्लांट और रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, हाइड्रोजन एनर्जी, सब में आप देख रहे हैं। यही यही एक सिलसिलावार, जिसको नेशनल चैंपियंस कहते हैं, कि कुछ लोगों को पकड़ के आप उन्हीं को प्रमोट करते रहें और आपका जो बिज़नेस, आपका जो पॉलिसी है, वो ड्यूओपॉली। डुओपोली हो या मोनोपोली है, उसी के तरफ जा रहा है। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता है कि बहुत सारे प्लेयर्स हों, कंपटीशन हो, फेयर प्ले हो। हमारा टेलीकॉम रिवॉल्यूशन जो हुआ था तो वो सर आप फेयर प्ले की बात कर रहे हैं, तो भारत में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हम देखते हैं विदेशी टेलीकॉम कंपनियां चाहे अलग अलग चीज़ों को लेकर कभी कभी सक्रिय नज़र आती हैं, लेकिन एविएशन सेक्टर में एक कंपनी का इतना बड़ा मोनोपोली होता जा रहा, और क्या सीसीआई जो है इस तरीके से खामोश क्यों था? और दूसरे अगर एयरलाइंस बंद हो रहे थे तो इस सेक्टर को और भी प्लेयर्स इसमें आ सके। गो एयर को बंद होने दिया गया, जेट एयरवेज को बंद होने दिया गया, और ये दोनों एयरलाइंस बंद हुई, एनसीएलटी में मामला फंसा हुआ है, वहाँ भी रिजोल्यूशन जल्दी नहीं हो रहा। तो ये क्या इंडिगो को ये रास्ता उनके लिए तैयार किया गया कि ये 65% मार्केट शेयर तक ले जाए अपने आप को? देखिए, नेशनल चैंपियनशिप मॉडल तो यही कहता है कि आप 2, 4, 5 लोगों को बढ़ाएँ और बाकी सबको जाने दें। तो जितने मर्जर्स हुए हैं, उसी से आप, एक बड़ी कंपनी है, वो छोटी-छोटी कंपनियों को खरीद के एयरपोर्ट हुआ, तो सारे जितने ऑक्शन पे थे, सारे के सारे एक आदमी के पास चले गए, जिसको एयरपोर्ट चलाने का कोई अनुभव नहीं है ना? तो ये तो पॉलिसी का ही नतीजा है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। आपने कंपटीशन कमीशन की बात कही है, तो आप देखिए, कंपटीशन कमीशन के 2 बड़े रोल हैं। एक तो अगर कोई इतना बड़ा मोनोपोली इमर्ज होता है या डुओपोली इमर्ज होता है और वो कार्टेलाइजेशन करते हैं या ये अपने पोजीशन का दुरुपयोग करके किसी और को आने नहीं देते हैं उस सेक्टर में, उसको रोकने का काम है। वो तो डायरेक्टली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई कंप्लेंट करे, नहीं करे, ये खुद उनके पास पावर है। कंपटीशन एक्ट जो है 2002 का, उसमें उनको ये पावर दिया गया है कि आप खुद ये कर सकते हैं। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपके पास आए शिकायत लेके। और दूसरी बात, जो पावर इनके पास बहुत बड़ी पावर है, वो ये है कि शिकायत है, नहीं है, आपने कुछ इतना कुछ शायद नहीं मिला या कुछ कि आप कार्रवाई करें या नहीं भी करें, तो भी जहाँ पे आपको दिखती है कि ये मोनोपोलिस्टिक या डोमिनेंट प्लेयर आ रहा है या इमर्ज हो रहा है, तो आप उसके बारे में आप गवर्नमेंट को जगा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, मतलब आप एडवोकेसी कर सकते हैं, आप कोई स्टडी पेपर लाके आप वार्न कर सकते हैं कि देखिए, ये हम गलत दिशा पे जा रहे हैं, हमें इसका करेक्शन, हमें सही मार्ग ढूँढना पड़ेगा। तो जब 2014 में, उससे जहाँ से मैंने देखा डेटा, जब 32% हुआ था, तो तब से कान खड़े हो जाने चाहिए थे सबके, डीजीसीए का भी और सीसीए। डीजीसीए तो सेक्टोरल है, लेकिन जो कंपटीशन कमीशन है वो तो सारा इकोनॉमी में कहीं पे भी अगर मोनोपोली या डुओपोली आ रही है, डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कमीशन ये काम करती नहीं है, ये करती है, लेकिन बहुत सिलेक्टिवली करती है, हर किसी के नहीं। हमारे इस यहाँ मामले में आंखें मूंद लिया क्या? हाँ, अब आप देखिए, हमारे देश के जो ये नेशनल चैंपियंस बड़े हो रहे हैं, पहले कुछ छोटे-मोटे से होते थे और आजकल वो दुनिया के नंबर, दुनिया के एसेट्स भी हैं, वैल्यूएशन भी है। अ, ये सीसीए उसमें कुछ नहीं करती है। लेकिन आप देखिए, ये जो फ़ॉरेन के जो बड़े प्लेयर्स हैं, हुँ, गूगल है, हुँ। मेटा है और अमेज़न है। एप्पल है, अमेज़न है, इन अमेज़न इन है। हाँ, इन इन तीनों का तो मैंने देखा बिल्कुल। कि इन पे 100-100 करोड़ के फ़ाइन लगाए हैं कि आप अपना डोमिनेंट पोज़ीशन को मिसयूज़ कर रहे हैं। मिसयूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब आप अगर चले जाएँ 2014 से पहले या 15 से पहले,
आप देखेंगे डीएलएफ को, प्रीवियस गवर्नमेंट के कार्यकाल हाँ, की। तो ये डोमेस्टिक प्लेयर्स पे भी एक्शन लेते हैं। डीएलएफ पे 630 करोड़ का कुछ फाइन लगा 2011 में ओके। कि आप अपना डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं। कोल इंडिया पे भी इन लोगों ने इन्होंने सीसीआई ने 1300 करोड़ से ज्यादा रुपए डिस्पाइट का, बीइंग ए पीएसयू। हाँ, और कोल का तो ट्रेडिशनली बिल्कुल। रहा है सब कुछ। माइंस तो पहले ओपन नहीं था प्राइवेट के लिए, तो उन पे भी एक्शन लिया, 1300 करोड़ का फाइन लगाया। अब वो, लेकिन आपको 15 के बाद जब से ये नेशनल चैंपियंस बनने शुरू हुए हैं, बनाए गए बल्कि, तब से कोई भी कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इसी को तो जब भी कैपिटलिज्म कहते हैं। यही क्रोनिक कैपिटलिज्म है, बिल्कुल। बहुत ही ये क्रोनिक कैपिटलिज्म बड़ा माइल्ड सा वर्ड लग रहा है, ये उससे कहीं और स्ट्रॉन्ग वर्ड चाहिए उसके लिए। क्रोनिक कैपिटलिज्म तो हमारा वो बड़ा माइल्ड सा वो जो ये लाइसेंस, पिछले दशक तक की बात है। हाँ, लाइसेंस परमिट राज होता था, सरकारी कंपनीज होती थी, ज़्यादातर वो कुछ कुछ प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस लाइसेंस दिया जाता था। आप जानते हैं केसेस, तो वो क्रोनिक कैपिटलिज्म होते थे, उनका साइज बहुत छोटा होता था। अभी के जो हैं उनके आगे तो कुछ भी नहीं है वो सब, उस समय के। हालांकि सर, उनमें से भी एक आध अभी। बिल्कुल। आपने सर सीसीआई के फेलियर का सवाल उठाया। डायनेमिक प्राइसिंग, फेयर प्राइसिंग को लेकर, इसको लेकर आप देखिए 1 लाख इसी जो इंडिगो क्राइसिस हुआ इसमें 1 लाख तक का फेयर चला गया। बिल्कुल। और इस मामले में आपने ये भी देखा होगा कि पार्लियामेंट में मैंने भी देखा कि क्वेश्चन आवर में इवन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो सिविल एविएशन है उसने कोविड काल में, आपको याद होगा कि फेयर कैप लग गया था, लोअर साइड अपर साइड, उसने विड्रॉ कर लिया 2022 में 31 अगस्त को। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा भी कि आप इसको क्यों नहीं इम्पोज कर रहे हैं फेयर, आप इनको मनमाने तरीके से फेयर बढ़ाने का इजाज़त दे रहे हैं। सरकार हमेशा हाथ खींच लेती थी, वो कहती थी मार्केट प्राइसिंग। लेकिन अब देखिए सरकार अचानक से प्राइस कैप लगा रही है, जब 1 लाख तक फेयर गया, इतनी आलोचना होने के बाद लोग नाराज एयरपोर्ट पे हो रहे थे। ये डायनेमिक प्राइसिंग एयर एविएशन सेक्टर में आया कैसे और कब आया ये? देखिए, डायनेमिक प्राइसिंग आपको सरकारी किसी दस्तावेज में नहीं मिलेगा। जो हमारा राष्ट्रीय नीति है उड्डयन को लेकर, या उड़ान जो रीजनल कनेक्टिविटी की बात होती थी छोटे छोटे शहरों में जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं होते थे या फ्लाइट नहीं होती थी, ये दोनों 2016 के पॉलिसीज़ हैं, और दोनों में आपको कहीं डायनामिक प्राइसिंग नहीं मिलेगी। जैसे नेशनल चैंपियनशिप आपको किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं मिलेगा, किसी मंत्री को या नेता को आप कहते हुए नहीं सुनेंगे। तो ये हुआ क्या चीज़? ये पहली बार ये हुआ 2016 से पहले, जब भी एयरलाइंस अपने टिकट के प्राइसेस बढ़ाती थी, तो परमिशन मांगती थी डीजीसीए से, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सरकार से परमिशन मांगती थी, ठीक है, आपने उसको बंद कर दिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें 2 लाइन है, एक-एक लाइन दोनों पॉलिसी में है। उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो मिनिमम प्राइस है, वो 2,500 रुपए होंगे 500 किलोमीटर तक का फ्लाइट के लिए। ये पहले नहीं होता था, ये आपने लिमिट एक मिनिमम कर दिया। रीजनल कनेक्टिविटी जब लॉन्च हुआ उस समय, जब एनएसीपी जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 और उसके बाद ये उड़ान, दोनों में ही आपने नीचे तो तय कर दिया कि 2500 से कम नहीं होगा, ऊपर का आपने खोल दिया, छोड़ दिया। और अब ये कहीं लिखा नहीं हुआ है डायनामिक प्राइसिंग, बट ये डायनामिक प्राइसिंग थी, ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये सबको पता था। बाद में आपने देखा रेलवे में भी हुआ। और सिविल एविएशन का कैसे प्राइस बढ़ाते हैं मैंने ये नहीं देखा है, पर मैंने इंडियन रेलवे का देखा है। उसमें क्या होता है कि जैसे 10% सीटें अगर बर्थ अगर आपकी बुक हो गई, तो किराया अपने आप 10% बढ़ जाता है। ये डेटा जो है ये आपके पास अवेलेबल नहीं है। या प्लेन टिकट्स किस रेट में बढ़ते हैं ये नहीं है। रेलवे का मुझे मिल गया कहीं पे कि 10% के बाद 10% बढ़ जाएगा, पर फ्लाइट के बारे में वो यानी आप इंफॉर्मेशन कह रहे हैं नहीं कि है। जैसे ही 10% शताब्दी राजधानी के टिकट बुक हो जाते हैं, अचानक फिर अपने आप टिकट का रेट जो है वो बढ़ जाता है। हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली होता है। आपने देखा होगा जब ये इस डायनामिक प्राइसिंग प्राइस क्यों बढ़ा है करके जब सवाल उठे, तो वन ऑफ द एयरलाइंस ने कहा कि ये तो एल्गोरिदम है, हम कुछ कर नहीं सकते।
ये एल्गोरिदम बना कैसे? ये हम्म, एल्गोरिदम बना ये एनएससीपी और उड़ान की जो 2016 की पॉलिसीज़ हैं, इनमें ये चीज़ को डाल दिया गया, इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप भैया टिकट जैसे ही आपकी सीटें बढ़ती जाएँ, आप कीमत बढ़ाते जाएँ। ठीक है, कोई कैप नहीं लगाया और अब जाके ये जो कैप लगा रहे हैं, अब ये थोड़े दिन के बाद है, जैसे आपने कहा कि कोविड के समय में कैप लगा दिया था। अब थोड़े दिन के बाद शांत हो जाएगा मामला और फिर वो कैप हट जाएगा। तो बात ये है कि आपने ये किया है और जब दूसरे करते हैं, आप उसको रोकते नहीं हैं। आप नहीं रोकते हैं, ये बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुँच गया, तब आप ये रेट लगा रहे हैं। अब भी इसकी वायोलेशन हो रही है। सारे एयरलाइंस मान नहीं रहे हैं, इससे ज़्यादा कर रहे हैं जो रेट फिक्स हुआ है और ये होता रहेगा। अभी आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट टीएमयू करके एक यूनिट होती थी डीजीसीए में पहले 2000 वो अब काफ़ी सालों से चलती आ रही थी जब तक ये डायनामिक प्राइसिंग नहीं आई। इसमें सारे एयरलाइंस जो हैं अपने कौन से रूट के क्या प्राइस है, फ्लाइट की टिकट कितनी है, ये सब उसमें उनको देना पड़ता था, डिक्लेयर करना पड़ता था। अब आप बताएं, अब अब कौन सा एयरलाइन अपना ये इंफॉर्मेशन टीएमयू को देती है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि टीएमयू आप ढूंढ के पाएंगे ही नहीं वो कहाँ है। पहले ये यूनिट में आप देख लेते थे जाके कि किसका क्या है, रेट क्या इन लोगों ने डिक्लेयर किया है, ये डिक्लेयर करना पड़ता था। अब उनको कह दिया गया है कि आप मनमर्जी करते रहें, मिनिमम एक फिक्स है, बाकी आपकी मर्जी और जैसे जैसे बढ़ें तो करें। तो ये जानबूझकर किया हुआ मतलब ये प्रॉब्लम थी नहीं, इसको क्रिएट किया गया तो है। आज जब सिविल एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंडिगो के 5,000 जो फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं, इस ये महीने अब तक, इसमें हाँ, 10 2 दिन। तारीख से जब से हाँ। क्राइसिस शुरू हुआ, वो कह रहे हैं कि ये लगता है जानबूझकर किया गया है। सिविल एविएशन खुद मंत्री जो है ये खुद ये बातें कह रहे हैं और हम इसकी जाँच भी करें। अब उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंडिगो के सीईओ को बर्खास्त भी कर सकते हैं। अब वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं, तो जो निगरानी करने वाली जो एजेंसियाँ हैं वो क्या कर रही थी? मंत्री जी खुद ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर ही तो ये रेगुलेटर जो डीजीसीए काम करती है। तो ये जैसे कि मैंने कहा, ये जो सेफ्टी नॉर्म्स जिसको लेके ये हंगामा हुआ है, वो तो जनवरी 8 2024 से इशू हुआ था। तो ये मंत्री जी को पता नहीं था कि ये बाकी जो प्रोसेस लगा वो तो चलिए, वो कोर्ट और ये सब वो सब जो प्रोटेस्ट किया, नवंबर 1 तारीख को लगना था। सारे बाकी एयरलाइंस ने मान लिया और इंडिगो ने नहीं माना। ये क्या मंत्री जी को पता नहीं था? 1 तारीख को जब उन्होंने सख्ती दिखाई डीजीसीए ने, तब उन्होंने बंद कर दिया। तो गलती किसकी है? क्यों बंद कर दिया? मतलब उनमें इतनी हिम्मत है कि 2 साल पहले भेजा था हमें गाइडलाइन, तो क्या हुआ? हमारी मर्ज़ी, यही है ना? बिल्कुल, आप मंत्री पे भी सर सवाल कर रहे हैं। इंडिगो के बोर्ड की बात करते हैं। हुँ। इंडिगो के बोर्ड को आप देखिए, अमिताभ कांत, एम दामोदरन, फॉर्मर एयर चीफ मार्शल, ये सब और बड़े-बड़े दिग्गज, चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के अकाउंट्स के लोग मैंने देखा विक्रम उसमें। मेहता विक्रम मेहता, चेयरमैन हैं, बिल्कुल, आईएएस थे। बिल्कुल। तो एक से एक नगीने जो हैं इंडिगो के बोर्ड में सजे हुए हैं और इंडिगो का ये दुर्दशा। तो ये बोर्ड मेंबर्स कर क्या रहे थे? बिल्कुल सही कहा। अब अमिताभ कांत तो लिखते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं कि गुड सोशल गवर्नेंस मीडिया क्या में होता है। नहीं, नहीं, अखबारों में लिखते हैं अखबारों में मिलते हैं। और कॉन्फ्रेंसेस में जाके बताते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस क्या है, क्यों होनी चाहिए। और अ, जैसे अभी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जिसकी वजह से ये हमारे प्रॉब्लम हो रहा था एमएसएमईज़ और इंपोर्ट करने में, तो उसको उसके बारे में भी वो लिख रहे थे। तो वो खुद सवाल पूछ सकते थे, वो तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हैं ही वो, गवर्निंग बॉडी में। तो ये तो खुद ही पूछ सकते थे कि भाई 2 साल तक कर क्या रहे हो? या 1 साल जब हो गया या 6 महीने हो गए, क्यों नहीं किया? जब
एयर इंडिया पे 80 लाख का फाइन हुआ था, वो पूछ भी तो सकते थे, तुम्हारे ऊपर भी तो हो सकता है, कब इम्प्लीमेंट कर रहे हो? तो और ये तो नीति आयोग के सीईओ थे। और आपने नाम लिया दामोदरन साहब का, जो सेबी के चीफ थे, विक्रम मेहता जो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो इन लोग कोई अनजान लोग नहीं हैं, इनको सब कुछ पता तो है ही। और ना एविएशन मंत्री को पता नहीं था या डीजीसीए को नहीं पता था। ये बात कुछ और है, बात ये नहीं है। बात ये है कि आप जब किसी को बहुत बड़ा कर देते हैं, जैसे आपने देखा था कोविड के समय में या उससे पहले, जब ये क्राइसिस हुई थी स्टॉक मार्केट की 2007-8 बिल्कुल। में, तो बहुत सारे कंपनियां, बड़ी-बड़ी कंपनियां यूएस की, लीमैन ब्रदर्स हाँ, केस। ये सब कोलैप्स हो गए थे। बिल्कुल। तो उनको कहा गया कि दे आर टू बिग टू फेल, हम नहीं करने देते हैं, इनको फेल होने नहीं देंगे। तो सरकारी पैसा दिया गया उनको रिवाइव करने के लिए। और बिल्कुल। और वही चीज़ आपने देखा बाद में, जब क्रेडिट स्विस कोलैप्स किया, तो उन्हीं का ही स्विट्ज़रलैंड का जो नंबर 1 था, ये नंबर 2 बैंक, तो उसने टेक ओवर कर लिया। तो इतना बड़ा है कि इसको हम फेल होने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये होता है कि फिर जो उसका असर होगा इकोनॉमी पे, एक तो हज़ारों लोगों की नौकरी जाएगी, और इकोनॉमी पे इनका जो एक रोल है, वो उससे बहुत खराब असर पड़ेगा, तो हम बंद नहीं होने दे सकते हैं। तो ये तो एक पहलू हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर जो आपने क्रिएट किया है इस तरह के करके, जो टू बिग टू फेल, दूसरा पहलू ये है कि आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल हो गया है, 65% प्रतिशत सवारियों को ये ढोते हैं, लेते हैं पैसेंजर्स को। अब आपने 2 साल का टाइम भी दे दिया, एक फाइनल डेट का 1 महीने बाद भी जब आप कह रहे हैं, मानिए इन लोगों ने फ्लाइट को ग्राउंड कर दिया। वो कि आप हमें रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा है कि अगर हम अब डीजीसीए ने किया क्या है, मंत्री जी ने किया क्या है? धमकी दे रहे हैं, अब सदन पे दे रहे हैं। किया क्या है ग्राउंड पे? कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। आप फाइन लगा सकते थे, आप कैंसल कर सकते थे, धमकी दे सकते थे लाइसेंस कैंसल करने का, या कुछ और कर सकते थे। कुछ किया नहीं, क्योंकि ये वही है, एक एक जब आप किसी को बहुत बड़ा हो जाने देते हैं, तो फिर वो आपके बस में नहीं रहता है, तो सर आपने या आपके पास बहुत कम स्कोप रह जाता है कि आप कुछ उसके कंट्रोल करें। खिलाफ रेगुलेट करना तो मुश्किल हो मुश्किल जाता हो है। जाएगा। हाँ। ठीक टेलीकॉम सेक्टर में भी यही स्थिति हम देखते हैं। सब जो प्लेयर्स हैं आज के दौर में इतने बड़े प्लेयर हो गए हैं कि रेगुलेटर अब उसके सामने छोटा नज़र आता है। मैं आपको आपने वो टेलीकॉम की बात कही, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको याद होगा 2016 में रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था, और डेटा फ्री, टॉक टाइम फ्री, सब कुछ फ्री था, दिया जा रहा था। तो एयरटेल चली गई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कि ये प्रेडेटरी प्राइसिंग है। प्रीडेटरी प्राइसिंग है बिल्कुल। कि ये मुफ्त में दे के बाकी सबका, हमारा टेलीकॉम बहुत ही वाइब्रेंट था, बहुत सारे प्लेयर्स थे उसमें, कंपटीशन टफ था, तो प्राइसेस भी कम थी। तो कंपटीशन कमीशन ने ये बोल के उस पिटीशन को खारिज कर दिया कि जियो तो डोमिनेंट प्लेयर है नहीं, ये तो नया है। ठीक है, उस समय नया था, लेकिन ये प्रीडेटरी प्राइसिंग तो थी, और वो एक बहुत बड़ी कंपनी की का प्रोडक्ट था, तो उसके पास बहुत पैसे भी थे, और कोई छोटा स्टार्टअप तो था नहीं वो। अब कुछ ही सालों में क्या हुआ, लार्जेस्ट प्लेयर। सबसे डोमिनेंट हो गया, 40% से ज़्यादा इसी के पास है ना? अब डुओपोली रह गई है, और वोडाफ़ोन की हालत ख़राब बिल्कुल। है ना? तो एयरटेल, और तो अब देखिए सरासर अ, फ्री में दिया तो तो क्योंकि सर आपने 2016 की आपने बात की टेलीकॉम सेक्टर की, तो अब तो सारे सेक्टर्स में सीमेंट की आपने चर्चा की, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा की, एयरपोर्ट्स की चर्चा की। अब तो सभी जगह इस तरीके से मोनोपोली और डुओपोली होता जा रहा। क्या सरकार यहाँ से भी सीख लेगी
कि इस तरीके के हालात दूसरे सेक्टर्स में भी पैदा हो सकते हैं, पावर सेक्टर में भी पैदा हो सकता है, जहाँ पे पावर सेक्टर में भी अब कुछ एक प्लेयर्स सिमट के रह गए हैं। तो वहाँ पे भी ये खतरा है इस तरीके के हालात पैदा होने का? खतरा तो है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि सरकार कुछ करेगी, तो मेरा ये मानना है कि नहीं करेगी। क्योंकि ये सिचुएशन आज जो हम देख रहे हैं, वो सरकार की नीतियों की वजह से ही हुँ। क्रिएट हुआ है, वो पहले नहीं था। तो ये इनका अपना नीति है। कहते भी तो हैं, अभी भी तो कह रहे थे मंत्री जी कल पार्लियामेंट में कि हम चाहते हैं कि 4-5 बड़े प्लेयर्स रहें। एविएशन प्लेयर्स रहें। तो इनकी सोच कहीं और है। बैंक में 4-5 बड़े होने चाहिए, बिल्कुल। ग्लोबल बैंक लेवल बैंक पे। मर्जर की बात हो रही है सर, पीएसयू बैंक में 4 केवल ग्लोबल। किया है, किया है, बिल्कुल। किया है। और हमारे यहाँ सीमेंट में आपने देखा कि कितनी मर्जर हो रही हैं बिल्कुल। और छोटे-छोटे को टेक ओवर कर रहे हैं। पोर्ट में भी ऐसे ही हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है। एयरपोर्ट का तो आपने देखा है। अभी मतलब इस तरह की जो एक दौर चला है, हुँ, तो ये तो अब एयरपोर्ट में आपने देखा कि सारे के सारे एयरपोर्ट्स जो सबसे प्रॉफ़िटेबल थे सरकारी, वो एक ग्रुप के पास जाता है जिसका कोई एविएशन का एक्सपीरियंस नहीं है और सब के सब एक साथ एक एक आदमी के पास जाता, एक ग्रुप के पास जाता है और उसमें नीति आयोग ने उस समय ऑब्जेक्शन उठाया था। आई थिंक लॉ मिनिस्ट्री ने भी ऑब्जेक्शन लगाया था। शायद फाइनेंस किसी ने मिनिस्ट्री ने भी। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी लगाया होगा। सुना किसने? किसी ने नहीं। मतलब सिविल एविएशन तो इसी सरकार की है ना, तो वो लॉ मिनिस्ट्री की बात सुनते हैं, नीति आयोग की भी बात सुननी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री की। किसकी बात पे वो कर रहे थे ये सब? आपने ये क्लॉज़ ही हटा दिया टेंडर्स में से। आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है, आपको पता है सिविल एविएशन क्या होता है, नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं, आप बिड कर सकते हैं। तो ये सरकार की नीति है ना, हमने तो नहीं बनाई है। और आप सोचते हैं कि ये बदल जाएगा सिर्फ़ इंडिगो की वजह से? मुझे नहीं लगता है। और इस तरह बिल्कुल। की क्राइसिस आगे होंगी, होंगी। इस सरकार के लिए नहीं तो दूसरे सरकारों के लिए तो होगी। तो प्रसन्ना मोहंती सर हमें बता रहे हैं कि ये पहली क्राइसिस नहीं है। भले ही ये सिविल एविएशन में ये संकट हमने इंडिगो वाला देखने को मिला, लेकिन अन्य जो सेक्टर्स हैं, जहाँ पे मोनोपोली, डुओपोली इस तरीके से इमर्ज हो रहे हैं, वहाँ पे भी भविष्य में ऐसा संकट खड़ा हो सकता है और शायद सरकार की नीतियाँ ही इस तरीके के पॉलिसी को प्रमोट कर रही हैं। जब हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर में 2, 3, 4 ही प्लेयर जो है सिमट कर रह जा रही हैं। तो आज हम इंडिगो क्राइसिस को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार ये क्राइसिस हुआ कैसे सरकार के नाक के नीचे और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। तो प्रसन्ना मोहंती सर ने हमें विस्तार से आपको ये बताई और कैसे तमाम एजेंसियां, चाहे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो, डीजीसीए हो, सरकार हो, सिविल एविएशन मंत्रालय हो, नीति आयोग हो, सब किस तरीके से इस पूरे मामले में फेल रहा है कि आज एक जो कंपनी जिसका मार्केट शेयर केवल 32% था आज से 10-11 साल पहले, उसका डबल मार्केट शेयर हो जाता है और इस दौरान कई एयरलाइंस फेल भी हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं सरकार की नीतियाँ इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से दर्शकों को समझाया पूरे सिविल एविएशन सेक्टर में कैसे 10 साल में कैसे चेंजेज़ आए और किस तरीके से हम इस स्थिति तक पहुँच गए जहाँ इंडिगो का ये क्राइसिस देखने को मिला। तो दर्शकों, आपको हमारा ये चर्चा प्रसन्ना मोहंती सर के साथ कैसा लगा? इस पे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिएगा और कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दीजिएगा। अभी तक आपने द फेडरल देश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही चर्चा हम भविष्य में प्रसन्ना मोहंती सर के साथ फिर से आपके पास दूसरे जो मुद्दे होंगे, वो लेकर आएँगे, जो आपसे जुड़े हुए होंगी, आपकी जेब से जुड़ी होंगी। तो आज ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।